नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को और अपनी स्टडी को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा करंट अफेयर्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मोनार्क तितली को IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थान पर रखा गया है। आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया है, तो आज उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कार्य कर सकूं। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर किया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है कि जितने ज़्यादा लेक्चर लाइक होते हैं तो वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। यानी मैं चाहती हूँ कि समाज के उस तबके तक शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए जो इस शिक्षा के लिए की पहुँच से काफ़ी दूर है। यानी ऐसे कहें कि वंचित वर्ग जिनकी जो अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजों में, अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते उनके लिए कि हम जो यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं उन तक वो पहुंच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का प्रयास करें ताकि ज़रूरतमंदों तक मेरी इस पहल को पहुंचाया जा सके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए मैं हृदय से आभारी रहूँगी। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मैं जिस योग्य हूँ उस चीज़ को लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, लोगों की मदद कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यानी पोलर कोड जो है अभी चर्चा में रहा है। हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे होते हैं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा में रहा होता है। चाहे वो हिस्ट्री का प्रश्न हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अदर किसी सब्जेक्ट का प्रश्न, चर्चा में रहने वाले विषय ही प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आते हैं। करंट अफेयर्स तो आपको काफ़ी मिल जाएगा किसी भी चैनल पर, लेकिन हम प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके समझ प्रस्तुत हो सकें, ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका जवाब आपको देना है कि कौन सा एक कथन पोलर कोड यानी ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय कोड है। यह देशों के मध्य ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक सुरक्षा समझौता है। यह दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी अभी पोलर कोड क्यों चर्चा में रहा है, देखते हैं हम ये क्यों चर्चा में रहा है। ध्रुवीय जल में चलने वाले जहाज़ों के लिए पोलर कोड यूज किया गया। एक इंटरनेशनल कोड है। जो ध्रुवीय जल जो पोलर होते हैं, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ध्रुवीय जल में जो जहाज चलते हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल कोड का यूज किया जाता है, जिसे हम ध्रुवीय कोड कहते हैं। ध्रुवीय संहिता ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे यानी चल रहे जहाज़ों के लिए सिक्योरिटी और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक इंटरनेशनल कोड है। यानी जो भी जहाज पोलर का जो वाटर होता है, जो ध्रुवीय जल होता है, उसमें जो गति करते हैं, उनकी सुरक्षा और पर्यावरण निवारण के लिए एक कोड है, एक इंटरनेशनल कोड है, जिसे ध्रुवीय कोड या पोलर कोड कहा जा रहा है। ध्रुवीय जल में संचालित जहाज़ों के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मानसून को मॉनिटर करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IMO। यह पोलर कोड समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी IMO का जो इंटरनेशनल कोड है वो समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल जो समिट हुई थी सोलास नाम से, और जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए इंटरनेशनल समिट मारपोल के तहत अनिवार्य है। यानी पोलर कोड किसके तहत है? सोलास और मारपोल के तहत। सोलास क्या है? समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मारपोल क्या है?
जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आपसे यही पूछ सकते हैं कि सोलास क्या है। तो सोलास क्या है? समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसे सोलास कहा गया। और जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसे मार्पोल कहा गया। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। ध्रुवीय संहिता में डिजाइन, उपकरण निर्माण, परिचालन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, रिसर्च और बचाव और ऐसे सुरक्षा उपाय क्या है? शामिल हैं। साथ ही इसमें दोनों ध्रुव जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उनके आसपास का जो दुर्गम जल है उसमें चलने वाले जहाज़ों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण मामलों को भी शामिल किया गया है। तो समझ में आया पोलर कोड क्या है? पोलर कोड जो है, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यानी ध्रुवीय जल में चलने वाले जहाज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है। बताइए, आपने कभी सुना हो तो। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs क्या है? NFTs क्या है? ऑप्शन देखिए जरा। NFT परस्पर विनिमय नहीं है, वे भौतिक संपत्तियाँ जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाते हैं। ये अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन पर आधारित हैं। आप करंट से जितना अवेयर रहेंगे, आपके एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन की कंडीशन उतनी कम होगी और अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो हम NFT के बारे में देखते हैं। कोई भी चीज़ जिसे हम डिजिटल रूप में बदल सकते हैं उसे NFT कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जिसे हम डिजिटल रूप में चेंज कर सकते हैं वह NFT हो सकती है। ड्राइंग, फोटो, वीडियो, GIF, संगीत, इन गेम आइटम, है ना, सेल्फी, यहाँ तक एक ट्वीट, सब कुछ एक NFT में बदला जा सकता है, जिसे बाद में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन कारोबार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अब डिजिटल संपत्ति को NFT में परिवर्तित करता है तो उसे ब्लॉकचेन द्वारा संचालित स्वामित्व का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी मिलता है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं, इनका मूल्य एक दूसरे के बराबर नहीं होता। इसका अर्थ है कि नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये होता है कि NFT का मूल्य यानी एक NFT का मूल्य जो है दूसरे NFT के बराबर नहीं होगा। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये होता है कि एक NFT का मूल्य दूसरी NFT के बराबर नहीं होता है, इसलिए इनको हम नॉन फंजिबल टोकन्स बोलते हैं। समझ में आया आपको? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फंजिबल टोकन्स बोलते हैं। NFT परस्पर विनिमय नहीं है, इनको आपस में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। नॉन फंजिबल मीन्स एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, एक का मूल्य दूसरे के बराबर नहीं है, इनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। प्रत्येक NFT की यूनिक पहचान होती है, अपनी अद्वितीय पहचान रखता है। प्रत्येक NFT क्या रखता है? अपनी अद्वितीय पहचान रखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर ब्रह्मांड में हर मनुष्य अपनी अद्वितीय पहचान रखता है, वैसे ही NFT की भी अपनी अद्वितीय पहचान होती है जो इसे नॉन फंजिबल और अद्वितीय बनाती है। इसलिए उपरोक्त सभी कथन क्या थे? सही थे। उपरोक्त कौन कौन से कथन थे हम फिर से देख लेते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में, यह परस्पर विनिमय नहीं है यानी इनको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। यह भौतिक परिसंपत्तियों के डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाते हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसको हम डिजिटल रूप में बदल सकते हैं वह NFT होती है। समझ में आया आपको? ये अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जिसे किसी ब्लॉकचेन पर आधारित हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उस पर ही आधारित है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? बताइए। देखिए आप यहाँ ध्यान से। बारेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो रास बिहारी बोस जो थे वो ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। वह गदर विद्रोह के आयोजकों में से एक थे। तो रास बिहारी बोस थे सक्रिय रूप से गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। अब हम जान लेते हैं गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। किसने स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में। लक्ष्य, इसका उद्देश्य क्या था कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से, सशस्त्र मीन्स हथियारों के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दासता से क्या दिलाना था? मुक्ति दिलाना। उद्देश्य इसका स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना, यानी ऐसे देश की स्थापना करना जहाँ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करता हो और ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। ठीक है, गदर पार्टी से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े रहे थे उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। रामचंद्र,
भगवान सिंह, करतार सिंह, भाई परमानंद, बरकतुल्ला और कुछ अन्य क्रांतिकारी जो थे वो गदर दल के सदस्य थे। बारेंद्र कुमार घोष बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन युगांतर के संस्थापक सदस्य थे। अगर युगांतर के बारे में पूछा जाए तो बारेंद्र कुमार घोष उसके संस्थापक सदस्य रहे थे। योगेश चंद्र अनुशीलन समिति के सदस्य बने थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA जो 1924 में गठित हुआ था, उसके संस्थापक सदस्यों में से योगेश चंद्र एक थे। ये दोनों गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। गदर पार्टी से सिर्फ रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। बारेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अरावली किस राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ें। वह ये पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ नहीं है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरावली पर्वतमाला जो है दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इसमें आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आएगा। यानी गुजरात स्टार्ट करती है राजस्थान, और जो दिल्ली, हरियाणा, NCR वाले एरिया इसमें क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। देखते हैं हम आगे। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिए हरित संरक्षण का विस्तार किया है। एक ग्रीन कॉरिडोर टाइप का बनाया जा रहा है ताकि अरावली का संरक्षण हो सके, वन भूमि जो है उसका संरक्षण हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट PLPA, पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यह भूमि 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण की हकदार होगी। यानी वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। अब जान लेते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। यहाँ आपके ज्योग्राफी के भी प्रश्न है, पॉलिटी के भी प्रश्न है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला 720 किलोमीटर लंबी है। इसका जो विस्तार है हिम्मतनगर, गुजरात के हिम्मतनगर से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक। यानी गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होती हुई राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है। 4 राज्यों में ये फैली हुई है। दिल्ली को वैसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, तो इसे राज्य न मानकर UT बोलेंगे। ठीक है, और 720 किलोमीटर लंबी है ये। विस्तार इसका उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिए हरित संरक्षण का विस्तार किया है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली रेंज के बारे में देख लेते हैं। अरावली रेंज जो है विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है। विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है। इसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। प्लेटें क्या होती हैं? इस तरीके से प्लेटें होती हैं पृथ्वी में। तो जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट आपस में टकराई, तो टकराने के बाद कुछ भूमि क्या ऊपर उठी, तो अरावली रेंज का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, इसलिए इसको सबसे पुराना बलित पर्वत बोलते हैं। अब यह अवशिष्ट के रूप में है। इसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। यानी अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आई होप आप सबको याद आ गया होगा, है ना। देखते हैं हम। हाल ही में 19 जुलाई 2022 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 53 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष पूरे हो गए? 53। बताइए पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताइए। भारत में 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार। 1969 में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाले 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई थी 20। तो 14 1969 में और 6 1980 में, टोटल हो गई 20। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल। 2017 में भारतीय महिला बैंक एवं 5 अन्य बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SBI के नाम से जानते हैं, उसमें विलय कर दिया गया। इस विलय के बाद विश्व के 50 बड़े बैंकों की सूची में SBI क्या हो गया था? शामिल हो गया था। 2019 में विजया बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको प्रश्न बताना कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में। ठीक है, जल्दी बताइए। इसमें सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है बताइए। ये उड़ीसा हाल ही में चर्चा में रहा है। हमारे भारत में उड़ीसा राज्य है, लेकिन एक उड़ीसा भी अभी चर्चा में रहा है। अगर आपको याद हो तो रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण। तो यहाँ बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है। उड़ीसा काला सागर, रोटरडम उत्तरी सागर, हांगकांग पूर्वी चीन सागर और डकार हिंद महासागर। बताइए, ये बंदरगाह है और ये सीमावर्ती जल निकाय। देखते हैं, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ओडिशा बंदरगाह क्या रहा है, चर्चा में रहा है। ये आपको यूक्रेन दिख रहा है, यूक्रेन के साउथ में क्या है, ओडिशा बंदरगाह है। ओडिशा का बंदरगाह यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है ओडिशा का बंदरगाह। यह काला सागर बेसिन में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। रोटरडम बंदरगाह जो है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और उत्तरी सागर समुद्र क्षेत्र में स्थित है। हम यूक्रेन को देख लेते हैं अभी थोड़ा। ये देखिए, है ना, ये हमारा गैलेक्सी हो गया, ये यूक्रेन हो गया ऊपर, और यूक्रेन का ये हो गया ओडिशा बंदरगाह। तो ओडिशा बंदरगाह कहाँ है, काला सागर के तट पर ही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, रोटरडम के बारे में हमने पढ़ा। रोटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उत्तरी सागर समुद्र में स्थित है। हांगकांग बंदरगाह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। और डकार बंदरगाह जो है सेनेगल देश, सेनेगल जो है अफ्रीका में पड़ता है, जिसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। डकार बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इन्होंने ऊपर जो प्रश्न पूछा है उसमें थोड़ा सा इनसे ये मिस्टेक हो गई है, उन्हें ये पूछना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्योंकि उड़ीसा काला सागर में राइट, रोटरडम उत्तरी सागर राइट, हांगकांग पूर्वी चीन सागर राइट, डकार ये गलत हो गया, ये उत्तरी अटलांटिक सागर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सेनेगल देख लीजिए, ये अफ्रीका का देश है। ठीक है, ये देखिए, इसकी सीमा जाम्बिया, माली, गिनी बिसाऊ, मॉरिटानिया से साझा होती है ना। ये देखिए, ये देश आपको देखने चाहिए। आपसे सेनेगल पूछ लेगा, सेनेगल है ना, राजधानी गाम्बिया, ये देश पड़ता है यहाँ एक। ठीक है, तो मॉरिटानिया सीमा साझा होती है माली से, गिनी बिसाऊ से, इनसे ये सेनेगल की राजधानी हो गई डकार। ठीक है, बंदरगाह भी है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होती हैं वो रेटिंग प्रदान करती हैं कि कितनी विकास दर रहने वाली है, किस स्थान पर रहा है, कैसी इन्होंने ग्रोथ रेट बनाई है अपनी, क्या कंडीशंस हैं। तो ये आरबीआई, सेबी, सेडबी, नाबार्ड। इसका आंसर तो आप बिना बताए दे सकते हैं। बताइए कौन इसको नियंत्रित कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, जो इक्रा नाम की क्रेडिट एजेंसी है, इंडिया की है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जारी एक आंकड़ों के अनुसार भारतमाला परियोजना कार्यक्रम के तहत केवल 23% सड़कें संपर्क परियोजना पूर्ण हुई है। यानी जो भारतमाला परियोजना चढ़ाई जा रही है उसके तहत 23% संपर्क सड़कें ही पूरी हो पाई हैं। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, अन्य शब्दों में हम देखें तो ये क्रेडिट रेटिंग किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में एक उधारकर्ता की साख का क्या है, मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। एक क्रेडिट रेटिंग व्यक्ति, निगम, राज्य प्राधिकरण, सोवरेन सरकार किसी भी इकाई को संदर्भित कर सकती है जो पैसे उधार लेना चाहती है। यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम, किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर के संबंध में एक अंतर्दृष्टि नॉलेज प्रदान करती है। तो भारत में क्या है, सेबी द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कंट्रोल किया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कंट्रोल करता है भारत में। बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। सेबी के तहत पंजीकृत 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रिसिल, आइक्रा, केयर, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकबर्ग रेटिंग। ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ठीक है, 6। आइक्रा के बारे में देख लेते हैं। 1991 में स्थापित स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश कौन देता है? फटाफट बताइए। प्रस्तावना, डीपीएसपी, 7वीं अनुसूची, पारंपरिक अभ्यास। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 356 से 51 तक क्या दिया गया है? डीपीएसपी शामिल है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। इन सिद्धांत का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श आपको मिलेंगे जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय करना चाहिए। डीपीएसपी सकारात्मक निर्देश हैं, कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी जैसे मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं इसके, उसी प्रकार हम डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, काराकोरम श्रेणी का विस्तार किन देशों में है? भारत, चीन, पाकिस्तान, सभी। बताएं। काराकोरम श्रेणी हाल ही में अध्ययन किया गया है कि दक्षिण मध्य एशिया में काराकोरम रेंज के हिमनद अन्य स्थानों के हिमनदों की तरह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो रहा है। यानी हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि हर जगह क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन काराकोरम के जो ग्लेशियर हैं, काराकोरम रेंज जो कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में पड़ती है, उसके जो ग्लेशियर हैं उन पर क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो इस रिसर्च में वैज्ञानिक बड़े ही जोर शोर से लगे हुए कि क्या कारण है कि यहाँ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हम काराकोरम के बारे में देख लेते हैं। काराकोरम एशिया केंद्र में पर्वत श्रृंखलाओं का एक परिसर का हिस्सा है। कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं इसमें शामिल हैं। इसका विस्तार अफगानिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ हिस्सों तक है। कितने देशों में इसका विस्तार है? 5 देशों में। अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन और भारत। 3 तान हो गए और 2 हो गए चीन और भारत। काराकोरम में पश्चिम में हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम में पामीर। यानी जैसे हम देख लें, ये मान लो ये काराकोरम है, तो इसके पश्चिम में हिंदू कुश आएगा। ठीक है। उत्तर में पामीर आएगा, उत्तर पूर्व में कुनलुन पर्वत आएगा, दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत आएगा। इस तरीके से क्या है, काराकोरम का क्या है, विस्तार है। अब हम यहाँ मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये काराकोरम रेंज फैली हुई है, ये आपकी काराकोरम रेंज है ना, सबसे ऊपर नॉर्थ में। ये वेस्टर्न हिमालय ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। सेंट्रल हिमालय ये है और ये आपका ईस्टर्न हिमालय। हिमालय 3 पार्ट में बताना इंडिया वाला, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, काराकोरम विसंगति के बारे में देख लेते हैं। इसको हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और दुनिया की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में हिमनद के पीछे हटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिरता या असंगत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। काराकोरम विसंगति नामक इस घटना को पश्चिमी विक्षोभ की हालिया पुनरुत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना गया है। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं वो काराकोरम विसंगति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। यानी यहाँ के क्लाइमेट में क्या स्थिरता बनी हुई है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब हम बाइस्फेनॉल के बारे में जानेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा है। बाइस्फेनॉल ए, बीपीए किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में प्रमुख घटक है? यानी किस प्रकार के प्लास्टिक बनाने के लिए बीपीए यानी कि बाइस्फेनॉल ए का यूज किया जाता है? देखें, हम इसको आंसर में देखते हैं। बीपीए यानी बाइस्फेनॉल ए एक औद्योगिक रसायन है। कैसा रसायन है? इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट बनाने में यूज किया जाता है। बाइस्फेनॉल ए मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में उपयोगी है। ठीक है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के कुछ जो यूज हैं, खाद्य पदार्थ, पैकेजिंग, जैसे कुछ वाटर की पैकिंग, जो आप जब बस या ट्रेन में सफ़र करते तो वो बिकती है ना, तो उसकी पैकेजिंग में पानी की बोतल, कॉम्पैक्ट डिस्क, प्रवाह प्रतिरोधी सुरक्षा उपकरण और चिकित्सालय मेडिकल के जो भी डिवाइसेज होती है उनके बनाने में इसका यूज किया जाता है। एपॉक्सी रेजिन का जो यूज है वो खाद्य पदार्थों के डिब्बे हो गए, बोतल के टॉप हो गए, पानी की आपूर्ति पाइप जैसे धातु उत्पादों को कोट करने हेतु लाख के रूप में किया जाता है। ऊपर से जो कोटिंग की जाती है वो एपॉक्सी रेजिन की जाती है। कुछ दंत सीलेंट भी होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, कंपोजिट भी बीपीए के प्रति शुभ्रता में योगदान दे सकते हैं।
यह मूलतः कैंसरकारी अर्थात कैंसर के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं। यानी बीपीए से जो भी हमारे उत्पाद बन रहे हैं उनसे कैंसर जैसी कंडीशंस देखी जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, जल्दी बताइए फटाफट। भारतीय राज्यों में पंजाब सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है। पिछले 3 वर्षों में दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक रहा है। ये तो सही हो ही नहीं सकता। भारत देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, ये भी सही नहीं है। चलिए देखते कौन सा है। केंद्र सरकार ने हाल में क्या किया है, गेहूं के निर्यात पर क्या लगा दी, रोक। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी की चिंता का विषय बना हुआ है। गेहूं के बारे में देखते हैं हम। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार, है ना, भारत विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला चाइना, दूसरा भारत। चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वर्ल्ड की बात करें तो गेहूं के दूसरे नंबर पर उत्पादन भारत आता है। और भारत में भी स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। रूस गेहूं का सबसे बड़ा क्या एक्सपोर्टर, निर्यातक है। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक गेहूं निर्यात में हिस्सा 1% से भी कम है। हालांकि हम सेकेंड नंबर के प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, लेकिन निर्यात की अगर बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो 1% से कम भी हिस्सा हम रखते हैं। और अभी बार बार चर्चा क्यों रहता है कि खाद्यान्न का संकट विश्व में गरमाया हुआ है, रूस यूक्रेन क्राइसिस का, क्योंकि रूस सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर है। युद्ध चल रहा है तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए विश्व के देशों में खाद्यान्न की समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं गेहूं के बारे में। चावल के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, रबी की फसल है। इसके लिए तेज धूप के साथ 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है बुवाई के समय। और जब बात कटाई और पकने की आती है तो 21 से 26 का तापमान होना चाहिए। सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको गेहूं के लिए लिखने की आ जाए 3 मार्कर या 5 मार्कर तो आप आराम से लिख तो सकते हैं। क्या लिखेंगे, रबी की फसल है, ठीक है। तापमान क्या होना चाहिए, बुवाई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, पकाई कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सूखी, उपजाऊ, दोमट, चिकनी दोमट, ठीक है। उत्पादक राज्य, शीर्ष उत्पादन में गेहूं उत्तर प्रदेश आ जाएगा आपका। शीर्ष उत्पादन में क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये 5 शीर्ष उत्पादक राज्य देखो, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यूपी HMR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है। जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं उनकी संपत्ति होती हैं, उनके एसेट्स होते हैं, तो उसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है, देखते हैं हम। संपत्ति में वे वस्तुएं जिनका स्वामित्व बैंक के पास होता है। संपत्ति क्या होती है, वे वस्तुएं जिनका स्वामित्व बैंक के पास होता है। तो वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में नकद, निवेश, ऋण, अग्रिम मांग, अल्प सूचना मुद्रा, छूट, खरीदे गए बिल आदि शामिल होते हैं। समझ में आया। वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में नकद आ जाएगा, निवेश आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, अग्रिम मांग, अल्प सूचना मुद्रा, छूटे, खरीदे गए बिल आदि शामिल होते हैं। देनदारियां वे वस्तुएं होती हैं जो बैंक किसी और को क्या करते हैं, देते हैं। भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की देनदारी में परिसंपत्ति में वो सब शामिल था। देनदारियों में क्या शामिल है, पूंजी और रिजर्व, जमा, उधार, ठीक है। पूंजी, रिजर्व, जमा, उधार देनदारियों में शामिल है, जबकि परिसंपत्ति में नकद, निवेश, ऋण, अग्रिम मांग, अल्प सूचना मुद्रा, छूट, खरीदे गए बिल आदि शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के 2 अनुसंधान स्टेशन जिनका मैत्री और भारती नाम है वे कहाँ स्थित हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कहाँ स्थित हैं, मैत्री और भारती। देखिए हाल ही में लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया है। उद्देश्य क्या है, भारत अंटार्कटिक संधि के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि वो अपने दायित्व निभा सके। इसमें अंटार्कटिका की यात्राओं गतिविधियों को रेगुलेट करना, संभावित विवादों के लिए रूल्स बनाना जैसे प्रावधान शामिल हैं जो महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। अंटार्कटिका या दक्षिण महाद्वीप और दक्षिण ध्रुव का वस्तुतः निर्जन बर्फ से ढका हुआ भूभाग, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, सिर्फ वही व्यक्ति रहते हैं जो रिसर्च के लिए वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। ये बर्फ से ढका हुआ है पूर्णतः। यह पूरी तरीके से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से क्या है, घिरा हुआ है। जब हम इतने हमारी पृथ्वी हो गई ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ऊपर अंटार्कटिक रहता है नॉर्थ में, साउथ में रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। आई बात आपको समझ में।
ये अंटार्कटिक हो गया, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। तो भारतीय अंटार्कटिका जो अभियान है वो 1981 में शुरू हुआ था। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने अब अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस बनाने का श्रेय हासिल कर दिया है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती 3 बेस बन चुके हैं। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो 2 ही एक्टिव हैं। कौन कौन से? मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री पूर्णतः एक्टिव नहीं है, मैत्री और भारती ही एक्टिव है। लेकिन बनाए कितने बेस से? हमने 3 बेस बनाए। प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है उसके आधार पर आपको आंसर देना है। सबसे पहली बात, पढ़ते समय अलर्टनेस होनी चाहिए। क्या क्या शब्द आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न को पढ़ते समय एकदम अलर्ट रहिए। हाँ ना, सत्य असत्य क्या पूछा है। फिर ऑप्शन पढ़ते ही अलर्ट रहिए, उत्तर अपने आप निकल आया है ना। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR जो है गोवा में है, संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। आपसे पूछ सकते हैं कि NCPOR कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? गोवा में स्थित है। NCPOR का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है। तियांगंग अंतरिक्ष स्टेशन किस देश की परियोजना है? आप बता सकते हैं हमारा पड़ोसी देश जो कि नई नई हरकतें करता रहता है, तो उसका ये अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है। हाल ही में चीन ने तियांगंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला लैब मॉड्यूल बेटियन लॉन्च किया है। तियांगंग अंतरिक्ष स्टेशन जो है पृथ्वी से 350 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट न्यूनतम भू कक्षा में बनाया गया है। यह चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी मानव रहित नहीं है, इसमें मानव भी साथ में जाएगा और देश का पहला दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन है। चीन कम से कम 10 वर्षों के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, अपने नए तियांगयांग मल्टी मॉडल अंतरिक्ष स्टेशन को क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है। 10 वर्षों तक ये एक्टिव रहेगा। चीन ने स्पेस स्टेशन के लिए 3 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, जिनमें तिहानिये, बेंटियन और मेंगाटियन है। तो अभी कौन सा उसने लॉन्च किया है? बेंटियन वाला। तिहान ने पहले कर चुका है, वो बेंटियन अब कर दिया उसने, बच्चा मेगाटियन वो अगली बार कर देगा, है ना। 3 मॉड्यूल हैं तियांगयांग के, जिसमें से कोर मॉड्यूल तिहान ने पहले ही लॉन्च हो चुका है, जबकि पहला लैब मॉड्यूल बेंटियन अब लॉन्च हुआ है। ओके, तो तिहान ने क्या था? कोर मॉड्यूल था, बेंटियन लैब मॉड्यूल है और मेगाटियन बाद में लॉन्च होगा। तियांगयांग उसका अंतरिक्ष स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस PM के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? बताइए, 9वीं अनुसूची कब पुनर्स्थापित की गई थी और किस PM के समय? जल्दी बताइए फटाफट। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान, पहले PM जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल की गई। 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो पहले PM जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। वर्तमान में संविधान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून हैं। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत क्या है? संरक्षण, प्रोटेक्शन प्राप्त है। यह अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, जितने भी लैंड रिफॉर्म लॉ हैं उनसे जुड़ी अनुसूची है हमारी 9वीं अनुसूची। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती। पहले ये कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन फिर आया केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, उसमें यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हालांकि न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब कोई कानून मौलिक अधिकारों का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो, या फिर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो। मूल संरचना को डिसाइड करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। विंग्स ऑफ फायर तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर इन इंडिया किसकी रचना है? फेमस पर्सन सबको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। अभी 27 जुलाई को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई गई। जन्म उनका 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम हुआ। इतने असाधारण से परिवार में जन्मे व्यक्ति एक असाधारण अचीवमेंट लेकर गया, काबिल तारीफ है। हमको उनसे इंस्पायर तो होना ही चाहिए कम से कम।
उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अक्टूबर नेशनल इनोवेशन डे। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, है ना, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय नवाचार दिवस नेशनल इनोवेशन डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन आ रहे पर आपको पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी लुसेंट में पढ़ा ही नहीं। यही बोलोगे ना, मैंने तो कभी लुसेंट में पढ़ा ही नहीं। तो अब पढ़ लीजिए, 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय नवाचार दिवस नेशनल इनोवेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वह देश प्रदेश के 48 विश्वविद्यालयों, मायने रखता है भाई साहब, 48 यूनिवर्सिटीज एवं संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे। मेरी अचीवमेंट, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल किए। मेरी तो ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाई। उससे पहले वो ही चले गए दुनिया से। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वो भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 2002 में। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसी सफल मिसाइलों के निर्माण हेतु कार्यक्रम की योजना बनाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। जो पटना नाम से मिसाइल हैं, सब में उनकी जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट टेक्निक थी, उनकी IGMDP, उसके तहत उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, अस्त्र मिसाइलों का क्या किया था, उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणालियों और पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का क्या किया था, नेतृत्व किया था, जिसने भारत की एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया। उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये ईयर आपको याद होनी चाहिए, भारत रत्न। ठीक है। उनके साहित्यिक कार्यों में अगर हम देखें तो उनकी कई सारी रचनाएं हैं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर इन इंडिया, इंडोमेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, एंड बिजनिंग ए एम्पावर्ड नेशन, इंस्पायरिंग थॉट्स आदि इनकी प्रमुख क्या है, रचना है। ये आपको सब याद होने चाहिए, क्योंकि आप क्या फेमस कर लेते हैं। मान लो ये आपने कर ली और एग्जाम में अगर दूसरी आ गई तो आप कहाँ से बताओगे? तो आपको सब पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बोर्ड है ना, कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड, ये आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना जो है, कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम, यह अधिनियम जो है 1942 के माध्यम से स्थापित किया गया था। ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है और एक ऐसा संगठन है जो भारत में कॉफ़ी उत्पादन को क्या देता है, बढ़ावा। तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर कर्नाटक में। अब हम देखते हैं रबर बोर्ड के बारे में। इसका गठन रबर बोर्ड अधिनियम 1947 और रबर नियम 1955, अधिनियम 47 में आया और उसके रूल्स बनाए गए थे 55 में। ठीक है। रबर उद्योग के होलिस्टिक विकास में क्या करता है, ये मदद करता है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन अधिनियम के तहत हुआ है, इसलिए सांविधिक या वैधानिक निकाय है। इसका जो हेडक्वार्टर है कोट्टायम, केरल में। ठीक है। चाय बोर्ड के लिए हम देख लेते हैं। चाय बोर्ड का गठन 1953 के अधिनियम के तहत किया गया। यह भी सांविधिक निकाय है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। चाय के निर्यात के साथ खेती, प्रोसेसिंग, घरेलू व्यापार को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। हर शब्द पर आपकी इसकी चीज नजर होनी चाहिए, है ना। दोस्तों कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। तो आपको भी ऐसे अचीवमेंट हासिल करने के, जीवन बड़ा हो आपका, बिग अचीवमेंट, आपको भी लगे कि हाँ कर सका, मैं कर पाई। ठीक है। तंबाकू बोर्ड के बारे में देखते हैं। 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत वैधानिक निकाय यानी अधिनियम के तहत गठित हुआ है। स्वाभाविक रूप से वैधानिक सांविधिक निकाय है ना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। यह वायरल संक्रमण है जो लीवर की बीमारी के कारण बन सकता है। इसके संक्रमित कुछ लोग कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखाते हैं। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। देखते हैं हम। अभी 28 जुलाई को क्या हुआ है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है। उद्देश्य हेपेटाइटिस बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। हेपेटाइटिस के 5 रूप हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी क्या है। ये एक वायरल संक्रमण है, यानी कि वायरस से होता है। लीवर की बीमारी का कारण बनता है, लीवर पर अटैक होता है, सीधा लीवर पे इफेक्ट पड़ता है इसका, है ना। यह जन्म और प्रसव के दौरान माँ से बच्चे तथा रक्त या शरीर के अंतरल पदार्थों के संपर्क में आने के कारण फैलता है।
यह लीवर कैंसर का प्राथमिक कारण है। लीवर कैंसर का पहला कारण क्या है? हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन द्वारा हेपेटाइटिस बी की रोकथाम की जा सकती है, जो एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। किसी भी रोग के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। तो वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। जैसे अभी कोविड का बूस्टर डोज लग रहा है, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, 75 दिनों के लिए फ्री में लग रहा है बूस्टर डोज। तो आप सबको अलर्ट रहना चाहिए, अपने अपने रिश्तेदार, परिवार, फैमिली मेम्बर, अपने मोहल्ले, नगरपालिका सबको बताना चाहिए कि आप भी लगवाएं। क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ना बूस्ट होती है, तो फिर वो जो रोग का वायरस है या बैक्टीरिया है आप पर क्या करता है, अटैक नहीं कर पाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम, एक्टिविटी का ध्यान रखें, लाइफ का पार्ट बनाएं, अपनी लाइफ स्टाइल की इन चीज़ों को पार्ट बनाएं, जिससे कि आप स्वस्थ, हेल्दी, मस्त जीवन जी सकें। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी जो है, इसके जो लक्षण हैं कई वर्षों तक लोगों में दिखाई नहीं देते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है HIV संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है ना। HIV एड्स से संक्रमित लोगों की तुलना में हेपेटाइटिस बी और सी ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। WHO द्वारा हेपेटाइटिस को विश्व से खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO ने विश्व से हेपेटाइटिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है, किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसका संबंध DB शेकटकर समिति से? DB शेकटकर समिति, जल्दी से देखिए फटाफट। DB शेकटकर समिति, ये आपको पता ही होना चाहिए। हाल ही में रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है। शेकटकर समिति ने 3 एकीकृत थिएटर कमांड उत्तरी चीन सीमा के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के लिए, दक्षिणी समुद्री सीमा के लिए बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि 3 आप ऐसे कमांड बनाओ, उत्तरी चीन सीमा में, पश्चिमी पाक सीमा में और दक्षिणी समुद्री सीमा में। रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकटकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इस समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने, रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने हेतु उपायों की सिफारिश के लिए दिसंबर 2016 में क्या किया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अंटार्कटिक संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है? बताइए इनमें से कौन नहीं है। तो देखते हैं हम, हाल ही में अंटार्कटिक संधि के सीधे हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने दायित्वों के तहत भारत ने क्या किया है, अंटार्कटिका विधेयक लोकसभा में पारित किया। तो भारत तो है इसका हस्ताक्षरकर्ता। विधेयक का उद्देश्य क्या है? भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए उपाय करना। अब हम अंटार्कटिक संधि के बारे में देख लेते हैं। 1 दिसंबर 1959 को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन DC अमेरिका में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर क्या किया गया, साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। 12 देश कौन थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। यह संधि 1961 में लागू हुई और मौजूदा समय में इसके 54 देश शामिल हैं। भारत 1983 में संधि का क्या बना, सदस्य बना। इसका मुख्यालय अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में स्थित है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न इन्होंने पूछा था कि मूल हस्ताक्षरकर्ता कौन नहीं है, तो भारत 1983 में शामिल हुआ है, वो मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ठीक है। प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की पहल है? अगर आपको पता होगा तो स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना का सेकंड संस्करण क्या किया, जारी किया है। स्वदेश दर्शन योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में देश में थीम बेस्ड पर्यटन प्रपथ बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इन्होंने क्या किया था, थीम आधारित सर्किट बनाए जा रहे हैं, बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, इस तरीके से, है ना। उद्देश्य इनका क्या था, गंतव्यों पर स्थायी बुनियादी ढांचा का विकास करना, इंफ्रा का विकास करना। यह योजना जो है 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। जितना भी फंडिंग हो रहा है उसको सेंटर ही कर रहा है, 100% फंडिंग सेंटर द्वारा होती है। इसके तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था।
कौन कौन सी थीम बनाई गई हैं? इसमें 15 थीम आधार सर्किट बनाए गए हैं। पहचान की गई है बौद्धा सर्किट, तटीय सर्किट, डिजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजाति सर्किट और वन्यजीव सर्किट। अभी कितनी सर्किट की पहचान की गई है? 15 की। नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE का आदेश प्राप्त है। ये कैसा निकाय है CSE? बताइए CSE कैसा निकाय है? तो CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसने द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है। तो CSE नई दिल्ली में स्थित गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट पब्लिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 1980 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यह संगठन भारत में पर्यावरण नियोजन, क्लाइमेट चेंज, पहले से मौजूद नीतियों के बेहतरीन कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों को क्या करता है? उठाता है। 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? CSE को मिला है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट। तो CSE कैसा संगठन है? गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाल ही में समाचारों में रहा मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना, मोढेरा सूर्य मंदिर। हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा के मोढेरा गांव में स्थित है, पुष्पावती नदी के तट पर। आपसे पूछ लें कि मोढेरा सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर है? पुष्पावती नदी के तट पर है और सूर्य देवता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर पुष्पावती नदी के तट पर मेहसाणा गुजरात में स्थित है, हिंदू मंदिर है, सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण भीम प्रथम जो कि चालुक्य राजा थे उनके शासनकाल में 1026 से 1027 ईस्वी के बाद किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? लाल सागर और फारस की खाड़ी, जल्दी बताएं। हाल ही में सऊदी अरब ने क्या किया है? दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन के निर्माण की घोषणा की है ना। एक प्रदूषण मुक्त महानगर होगा जो 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से लगती है। यह यमन, अदन की खाड़ी और लाल सागर से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। हम सऊदी अरब को मैप में देखेंगे, ये देखिए सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब की सीमा जो है ओमान से, यमन से, UAE से, इराक से भी लगती है, जॉर्डन से भी लगती है ना। ये लाल सागर ओमानी खाड़ी से क्या करता है? अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कौंध किस राज्य से संबंधित है? डोंगरिया कौंध जनजाति है जिसको देखना है कि किस राज्य से संबंधित है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। डोंगरिया कौंध आदिवासी जो हैं उड़ीसा के न्यामगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। इस समय क्या जनजाति के लोगों में आदिवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण विस्थापन का इनको क्या करना है? सामना करना पड़ा है। बॉक्साइट के खनन के कारण इनको विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। संवैधानिक और वैधानिक उपायों के बावजूद डोंगरिया समुदाय के लोग आज भी पिछड़ेपन का क्या है? शिकार हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में हम देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वे समुदाय होते हैं जिन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए या संसद द्वारा किसी संशोधन अधिनियम से घोषित किया गया हो। तो डोंगरिया कौंध आदिवासी उड़ीसा के न्यामगिरी पहाड़ियों में क्या रहते हैं? स्थापित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किसका संबंध जो है संविधान की तीसरी अनुसूची से है? संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? मूल अधिकारों के प्रावधानों से? बिल्कुल नहीं। दल बदल से? बिल्कुल नहीं। मूल कर्तव्यों में संशोधन से? संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? देखते हैं हम। संविधान के भाग 3 में इन्होंने गलत लिख दिया है, संविधान का भाग 3 होना चाहिए। भाग 3 में 12 से 35 तक क्या मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता के अधिकार को 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30,
संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में शामिल किया गया है ना। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था मूलतः, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो प्रश्न में अनुसूची की जगह अनुच्छेद होना चाहिए था, भाग होना चाहिए था। हाल ही में समाचारों में रहा बिरुंगा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाल ही में कांगो गणराज्य के अफ्रीका का देश है में तेल निवेश के लिए नया गंतव्य बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बड़ी मात्रा में क्या है, पीटलैंड और पृथ्वी पर सबसे पुराने वर्षा वनों में से एक वर्षा वन की क्या कर रहा है, नीलामी कर रहा है। तेल और गैस के ब्लॉक जो हैं बिरुंगा नेशनल पार्क से लेकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गोरेला अभ्यारण्य के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पीटलैंड तक फैले हुए हैं। यानी कांगो क्या कर रहा है, तेल निवेश के लिए वर्षा वनों की नीलामी कर रहा है। तो ये तेल गैस के जो क्षेत्र हैं वो बिरुंगा नेशनल पार्क से गोरेला अभ्यारण्य और उष्णकटिबंधीय पीटलैंड तक फैले हुए हैं, इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। ये वर्षा वन आकार में क्या है, अमेजन के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। अमेजन जिनको तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उनके बाद दूसरे स्थान पर ये कांगो के वर्षा वन आते हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन का क्या कहते हैं, स्टोरेज करते हैं। बिरुंगा नेशनल पार्क जो है अफ्रीका का सबसे पुराना, दुनिया में दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। अफ्रीका का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, किस वर्ष हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना हम देखते हैं फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हो रहा था, प्रभाव कम होने लगा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1923 में क्या होने थे, चुनाव होने थे। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की गई थी स्थापना। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछ लें कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। चुनावों के बाद स्वराज दल को केंद्रीय विधानसभा में 48 सीटें प्राप्त हुई थीं और मध्य भारत में उनका क्या रहा था, बहुमत रहा था। स्वराज दल का एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए अधिक सुशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए काम करना। ठीक है, तो स्वराज दल ने क्या किया था, 1923 में जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसका लक्ष्य था कि जो देश है उसमें भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का, सुशासन का और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए काम करना। स्वराज दल को चुनावों के बाद जो 1923 में चुनाव हुए थे, केंद्रीय विधानसभा में 48 सीटें प्राप्त हुई थी और मध्य भारत में उनका क्या रहा था, उनको बहुमत प्राप्त हुआ था, कई सारे वोट उनको प्राप्त हुए थे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको करंट अफेयर की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और लेक्चर को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।